हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार। आप लोग के सामने लैंड रिसोर्सेस आज लाया हूँ, जो क्लास 10th का जो हम लोग पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, उसी के आगे नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग को पढ़ना है लैंड रिसोर्सेस के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंड रिसोर्सेस। इससे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे जो कमिटी या जो भी इंस्टीट्यूशंस थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किए थे, उन्हीं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट है लैंड रिसोर्सेस। तो सबसे पहले बात आता है कि लैंड रिसोर्सेस है क्या। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें हम लोग लैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तरह का एक नेचुरल रिसोर्स है क्या, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा अधिकतम इम्पॉर्टेंट है ये। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। ये क्या क्या सपोर्ट करता है? नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है। ध्यान रखने वाली बात है, जो भी चीज़ें हम इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिवेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। लैंड जो के बारे में हम जानते हैं, लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। देयरफॉर बहुत देखिए, लैंड क्या है हमारे लिए? फाइनाइट है, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड में नहीं है, फाइनाइट में है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़। इसके लिए हम लोगों को इसका इम्पोर्टेंट है यूज़ किस तरह से करें, जो भी अवेलेबल लैंड है फॉर वेरियस पर्पस, और इसके लिए वेरियस पर्पसेस के लिए विथ केयरफुल प्लानिंग। इसके लिए मतलब देखिए, हमारे पास जो भी लैंड है वो एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है, तो उसका जो भी हम लोगों को यूज़ करना होगा, एक जो भी वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करना है, तो उसको हम लोगों को एक केयरफुल प्लानिंग के साथ ही करना पड़ेगा। तो इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेटूज़ है, प्लेन्स हैं एंड आइलैंड है। बहुत सारे तरह के इंडिया में बहुत सारे फीचर्स हैं। अब देखिए, पुराने वाले एनसीईआरटी से मैंने डाटा लिया है, तो आप नए वाले एनसीईआरटी हैं उससे देख भी सकते हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। अब प्लेन है, देखिए पूरे इंडिया में लगभग 100 में से 43% ऑफ लैंड एरिया इन प्लेन है, जिसमें क्या क्या काम होता है, जिसमें एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्रीज़ होता है प्लेन एरियाज में। ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्लेन्स की बात हम जब कर चुके हैं, तो इसमें अब जो हमारे लिए है, जैसे हम जानते हैं, अब लगभग 30% माउंटेन को अकाउंट किया गया है टोटल सरफेस एरिया में से कंट्री का, ठीक है ना। जिसमें हमारा बहुत सारे रिवर का प्रेमनेली फ्लो है, बहुत सारे रिवर का फ्लो, जैसे और भी चीज़ें हैं टूरिज़्म के लिए, इकोलॉजिकली एस्पेक्ट्स के लिए, ये सब जरूरी है। जो कि वो कितने हैं? 30% माउंटेन एरिया है एंड 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेटू रीजन में है। और इन सब में आपको पता है, जैसे रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब फॉरेस्ट वगैरह इसमें है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें होने के, वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें होने के कारण माउंटेन, प्लेटूज़ एंड जो हम मैदानी भाग जिसको हम लोग ने बताया, जो हमारा क्या था, जो हमारा लैंड एरिया था, तीन तरह की चीज़ें बताएं हम आपको। अब इसमें हमको जानना है कि लैंड यूटिलाइजेशन, जो हमारे पास लैंड है उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से। तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। हम लोग किस किस पर्पस से यूज़ करते हैं? सबसे पहला फॉरेस्ट में लैंड यूज़ होता है। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। देखिए, जो लैंड कल्टिवेशन के लिए नहीं अवेलेबल है, जैसे इसमें एक आता है बैरिन एंड वेस्टलैंड, जो बैरिन और वेस्टलैंड है। फिर आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एरियाज में, जैसे नॉन एग्रीकल्चर एरियाज में जो भी लैंड है, जैसे बिल्डिंग्स में, रोड्स में, फैक्ट्रीज में, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में देखो, इसमें हम लोग एक्सक्लूड करके चले हैं फैलो लैंड। व्हाट इज़ फैलो लैंड, अभी हम जस्ट आपको बताएंगे अभी। यानी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में एक है जिसमें जैसे परमानेंट पास्चर्स हो गया, जो चारागाह वगैरह के लिए होता है, ग्रेजिंग लैंड जो होता है, उसमें आ गया एक। उसके बाद है लैंड अंदर मिसलेनियस में, जैसे ट्री के लिए, क्रॉप्स के लिए, ग्रोव्स के लिए। और इसमें नेट सोन एरिया, ये भी हम देखेंगे कि सोन एरिया क्या होता है। सोन एरिया बोया हुआ जो क्षेत्र होता है उसके बारे में
तो देखिए पहले चीज़ मैंने बताया फॉरेस्ट के लिए, फिर मैंने बताया नेट नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए नहीं अवेलेबल है, जैसे बैरीन एंड वेस्टलैंड। फिर आपको मैंने बताया लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एरियाज़ में, जो बिल्डिंग वगैरह के लिए, और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में, जिसमें हम लोगों ने फैलो लैंड की बात नहीं की। फैलो लैंड क्या है आगे जस्ट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद कल्चरेबल वेस्टलैंड है, जो कल्चरेबल वेस्टलैंड कैसे है, जिसमें हम लोगों ने कुछ ईयर के लिए छोड़ दिया, जिसमें 5 साल के लिए लगभग छोड़ दिया गया बिना कुछ अनकल्टिवेटेड के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग ये फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है, इसमें 2 तरह के लैंड होते हैं फैलो लैंड में, एक करंट फैलो होता है और एक अदर देन करंट फैलो होता है। करंट फैलो में होता है कि उसको लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, मतलब कोई कल्टीवेशन नहीं किया गया, फॉर अ वन और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर में, मतलब 1 साल या 1 साल से कम के लिए कुछ टाइम के लिए उसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो ये करंट फैलो हो गया। और अदर देन करंट फैलो क्या हो गया, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चर एरिया। देखिए ध्यान रखिएगा, 1 साल या 1 साल से कम के लिए छोड़ दिया गया जो कल्टीवेशन के लिए, तो उसको करंट फैलो बोलेंगे, और 1 से 5 साल के बीच में छोड़ा गया तो अदर देन करंट फैलो हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, एक आता है नेट सोन एरिया। व्हाट इज़ नेट सोन एरिया, तो नेट सोन एरिया में भी मतलब ऐसा सोन एरिया जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर मतलब जिसमें बुआई हो, जिसमें खेती हो रही है, मतलब जिसमें शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, मतलब कहने का मतलब एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये भी जान रखिएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, ठीक है ना। तो नेट सोन एरिया मतलब बोया हुआ क्षेत्र को ही नेट सोन एरिया बोलते हैं। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग को देखना है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, किस तरह के लैंड हम लोग पैटर्न इंडिया में होता है। तो देखिए हमारे पास जो यूजेस ऑफ लैंड है इज डिटरमाइंड बाई वेरियस फिजिकल, देखिए डिटरमाइंड किस कारण से होता है, फिजिकल फैक्टर से, जैसे टोपोग्राफी है, क्लाइमेट के कारण, सॉइल का टाइप किस तरह का है, उस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं और डिटरमाइन करते हैं फैक्टर्स। जैसे आपका हम बात करें सच कौन कौन फैक्टर्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी पे, ह्यूमन फैक्टर में टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी पे, कल्चर पे एंड ट्रेडिशन पे। तो ह्यूमन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन कौन पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह का है, क्या है किस, और ये सब चीज़ों पे। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपको बताना है इंडिया एरिया वाइज किस नंबर पे आता है कंट्री में, मतलब एरियाज़ के दृष्टिकोण से कितने नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा इसमें। अब देखिए जितने भी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का जोग्राफिकल, टोटल जोग्राफिकल एरिया, अब उसमें से लेकिन हम लोग ओनली 93% ही टोटल जोग्राफिकल एरिया में से यूज़ कर पाते हैं। अब क्यों 93% यूज़ कर पाते हैं, तो उसका रीज़न है बहुत सारे, देखिए रिपोर्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक्सेप्ट असम को छोड़कर बहुत सारे का रिपोर्टिंग ही नहीं है। तो एक और चीज़ आपको कमेंट करना है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कितने स्टेट हैं और कौन कौन से हैं, उसका लिस्ट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो ध्यान रखिए टोटल जो 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है उसमें से 93% ही यूज़ कर पाते हैं, जिसमें से असम को छोड़ के जितने भी नॉर्थ स्टेट है उसका कोई जोग्राफिकल चीज़ें नहीं डन है। फिर आते हैं कुछ सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो एरियाज़ हैं, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर का जो POK, पाकिस्तान ने जिसको ऑक्यूपाइड किया है और चाइना ने जिसको ऑक्यूपाइड किया है, जो कि अभी तक हम लोग सर्वे नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना वाले जो आपका लेह लद्दाख वाले क्षेत्र के आगे जो उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया है, ठीक है ना। तो POK वाला जो जम्मू एंड कश्मीर का ऑक्यूपाइड में जो पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड, ये भी ध्यान रखना है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये भी पॉइंट ध्यान रखिए कि जो नेट सोन एरिया है जो मैं अभी जस्ट आपको बताया था, वो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग हो जाता है, वेरी करते रहता है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और जानिए कि फॉरेस्ट किसी भी कंट्री के लिए लगभग कितना चाहिए, डिजायर्ड होता है 33% जोग्राफिकल एरिया में, ठीक है ना, बट उतना नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। अब इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, बट हमारे देश में 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी होने के बावजूद भी हमारे देश में इतना 33% आपका पार्ट नहीं है
फॉरेस्ट का, ठीक है ना। तो ए पार्ट ऑफ द लैंड इस टर्म एज वेस्ट लैंड। अब देखिए बहुत सारे चीज़ें हैं कि लैंड है जिसमें अब बहुत सारे पार्ट लैंड में टर्म वेस्ट लैंड जो होता है जैसे नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में है, जैसे आपको पता होना चाहिए रोड में, रेलवेज में, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है ना, तो वो भी हैं। उसके बाद हम लोग जब कंटिन्यूअस किसी भी लैंड को देखिए, हम शुरुआत में ही भी बताए थे आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, तो अगर मान लीजिए हम किसी लैंड को लगातार यूज़ करे जा रहे हैं लॉन्ग पीरियड टाइम ऑफ, तो विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर कि वो क्या है क्या नहीं है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, लैंड का डिग्रेडेटेड हो जाता है, यानी कंटिन्यूअस यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हमको सस्टेनेबल, ये चैप्टर में हमने बार बार सस्टेनेबल चीज़ों पे ध्यान रखा है, तो सस्टेनेबल इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, तो लैंड डिग्रेडेशन को बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा एंड कंजर्वेशन मेजर क्या है, तो अब देखिए पहले इस चीज़ के देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है ना। अब डिग्रेडेड लैंड है जिसमें से लगभग क्या है 28% इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है लगभग उसमें से, ठीक है ना। 56% ऑफ इट वाटर को इरोडेड एरिया। देखिए अभी मैं जस्ट आपको एक चार्ट के से भी दिखा रहा हूँ। 56% वो डिग्रेडेड में से, जो डिग्रेडेड एरियाज हैं, जो लैंड का डिग्रेडेड है लैंड, उसमें से कितना है 28% बिलोंग टू द फॉरेस्ट डिग्रेडेड, 56 वाटर इरोडेड एरिया है, ठीक है ना। और उसके अलावा कुछ कुछ अफेक्टेड हो जाता है जो सैलाइन वगैरह, सैलिन और एल्कलीन हो जाता है नमकीन वगैरह के लिए। तो देखिए ये सब कारण क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवर ग्रेजिंग होता है, माइनिंग करते हैं, क्वेरिंग करते हैं, इन सब के कारण ये लैंड डिग्रेडेड होता है। लैंड डिग्रेडेड मतलब देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, इनके कारण जो ज़मीन की ऊपरी वाली जो लेयर है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, वो ऊपरी परत की इस साइड से दूसरे साइड वो क्या हो जाता है, यानी कहने का मतलब क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेडेड हो जाता है। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लैंड डिग्रेडेशन के लिए बहुत सारे वे हैं जो उसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। जैसे क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं हम उसको, जिसमें आपको है एफॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या प्रॉपर में मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ठीक है ना। ग्रेजिंग के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसके कारण वो कुछ एक्सटेंट तक कम कर सकते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेड को, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग प्लांटिंग कर सकते हैं, शेल्टर्स, बेल्ट ऑफ प्लांट। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, कंट्रोल करेंगे ओवर ग्रेजिंग को, सबसे पहले चीज़ें आपको ध्यान रखना है। स्टेबलाइज करेंगे सैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून्स होता है एक जगह से दूसरी जगह, बाई ग्रोइंग थ्रू। देखिए अब झाड़ियाँ के कारण, ये सब चीज़ों के कारण क्या होता है, लैंड डिग्रेडेड को रोका जा सकता है एरिड एरिया में। सिंपल मायने में मैं अगर बोलूँ कि हमें एफॉरेस्टेशन करके, मैनेजमेंट करके ग्रेजिंग का, इस सब चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेड को रोक सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, देखिए कंट्रोल ऑफ माइनिंग, देखिए प्रॉपर मैनेजमेंट अगर कर लिया जाए वेस्ट लैंड का, कंट्रोल किया माइनिंग एक्टिविटी में, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस और वाटर डिग्रेडेशन में, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए इंडिया में जो हमारे पास जो चीज़ें बताई गई है इंडिया में, कि इंडिया में वेस्ट लैंड इन 2000 में क्या क्या है, तो देखिए वाटर इरोडेड एरिया, देखिए एक चार्ट के थ्रू मैं एक बता रहा हूँ, वाटर इरोडेड एरिया कितना है 56% है। फॉरेस्ट के कारण डिग्रेडेड एरिया कितना है 28%। और देखिए इसके बाद देखिए सैलाइन एंड एल्कलीन वाला कितना है 6%, और वाइंड और इरोडेड एरिया में कितना है 10%। देखिए सैलाइन पहले बार इंडिया में सैलाइन था ही नहीं, ठीक है ना। सैलिन आप समझते हो ना, वो सॉल्टी टाइप का और एल्कलीन टाइप का। और देखिए सैलिन, और लेकिन ये कारण किसके कारण हुआ आपको पता होगा, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, हरित क्रांति। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण बहुत सारे उसका वर्स्ट इफेक्ट भी पड़ा। अब वो वर्स्ट इफेक्ट देखा जाता है कि उसके कारण क्या हो गया, हमारा बहुत सारा जमीन जो हो गया वो क्या हो गया है, सेलिन की तरह हो गया है, ठीक है ना। उसका देखिए एक और चीज़ हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। अब अगर मैं आपको बताऊं ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण एक अलग तरह का कुपोषण हो चुका है, माल न्यूट्रिशन टाइप का जो छुपा हुआ है। क्योंकि उस समय जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय हम लोगों ने जनरली वीट पे और राइस पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है ना, वीट और राइस पे ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन और हम लोगों ने किस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, जैसे पल्स वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, तो जिसके कारण माल न्यूट्रिशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था,
ठीक है ना। तो वो दिखता नहीं है बट वो एक्चुअल में ये सब चीज़ें हुई थी। तो ये चीज़ है, आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। आगे हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है ना। सॉइल के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि हम लोगों का एक स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है ऐप पे, पॉलिटी का। और इसके लिए आप लोग अद्वैत इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और आप लोग उनसे मिलिए और कांटेक्ट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पॉलिटी का एक स्पेशल टाइप का कोर्सेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। और उस पर स्पेशल पॉलिटी ही नहीं, करंट अफेयर्स के भी टॉपिक सब डाला जाएगा। तो वो चीज़ें आपको स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो बी रेडी और प्रिपेयर कर लीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको इसको सब्सक्राइब कीजिए, और मैं तभी और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आपको और सारे वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू। और ज़रूर जो मैं आपको बोला हूँ कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। और जो क्वेश्चन और मैं एक और क्या दिया था वो आप दोनों को बताना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।